यार सर को भी था। चलिए भाई। सर ये बिलीवर करके आपका नाम है कि सर? हाँ ये फिजिक्स के ग्रुप? हाँ बेटा, बिलीवर मेरा नाम है। जी सर। चलिए, स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस सर। आवाज यस सर। शुरू कर देते हैं आज की क्लास में। चलिए, माय नेम इज मोहम्मद नुमान, आई एम योर सर फिजिक्स। स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही। अच्छा, स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है, आप दोबारा से लीव करके ज्वाइन करो बेटा, क्योंकि बाकी लोग को तो विजिबल हो रही है ना। यस सर। यस सर, क्लियर है पूरी। स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम इज मोहम्मद नुमान, आई एम योर फिजिक्स टीचर, और आज हम देख रहे हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर 7, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट विद आवर टॉपिक 11th क्लास के फिजिक्स का सिलेबस कवर कर रहे हैं, और आज की तारीख कितनी है? 20/12/2024। ऑब्जेक्टिव बात करें, हमारा ऑब्जेक्टिव आज भी वही है, वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज के बारे में बात करेंगे। वेटेज की बात करें तो 15 क्वेश्चंस 24 में, उसके बाद 23 में 3 क्वेश्चंस, फिर उसके बाद जो है 100 में 8 क्वेश्चन, 21 में 8 क्वेश्चन, 20 में 3 क्वेश्चन आए हुए। रिवीजन असेसमेंट की बात करें तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को लीस्ट काउंट पढ़ा दिया था क्या इस क्लास में? नहीं सर। नहीं पढ़ाया था? पढ़ा दिया सर पढ़ा दिया था। ओके। लीस्ट काउंट नहीं हुआ था। लीस्ट काउंट का हुआ था नहीं हुआ था? क्लियर करो, अब आप लोग डाउट कर रहे हैं मुझे। सर नहीं हुआ था। नहीं हुआ था, चलो हो गया था। हो गया था भाई, हो गया सर। हो गया था। लीस्ट काउंट इक्वल टू MSD अपॉन N, ये आपने कराया था, और 2 सूत्र और बताए MSD आपने। माइनस VSD, MSD माइनस VSD वाला बताया था आपने? यस सर। यस सर। अच्छा एवरीबॉडी, एक आज के लिए अनाउंसमेंट ये है कि सब कोई आप अपनी अपनी आईडी से आए, कोई किसी और आईडी से नहीं आए। सब कोई जो आपकी आईडी, आप लोगों को आईडी एलोकेट हुई है क्या? नो सर, अभी तक तो नहीं। नो सर। सर नहीं है दी हुई। अच्छा, कोई बात नहीं। तो कोई और स्टूडेंट किसी और स्टूडेंट की आईडी ना यूज करे, अगर पॉसिबल है। वैसे तो मुश्किल है, लेकिन अगर किसी के पास एक्सेस है तो कोई किसी और की आईडी ना यूज करे। सर आईडी तो पेरेंट्स का नंबर ही है ना, वो जो पेरेंट्स का नंबर करके। सर पेरेंट्स के नंबर से, किसी और के पास अगर किसी और की आईडी है, किसी और की आईडी से मत आइए। सब लोग अपनी अपनी आईडी से आइए, जिस आईडी से रेगुलर आईडी आपकी जो मेन आईडी उसी से आइए। यानी कि किसी और स्टूडेंट की आईडी से आ गए हैं, अगर आपको कुछ ऐसा है तो इस बात का ध्यान रखें। सर मेरी आईडी है नहीं, तो मैं अपने मामा की आईडी से आता हूँ। अब कोई बात नहीं, उसी आईडी से आइए, आप किसी और आईडी से मत आइए, ठीक है? बेहतर यही है। चलिए, लीस्ट काउंट आपको हमने बताया था, और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ये फॉर्मूला नहीं बताया था क्या मैंने, MSD माइनस VSD? सर बता दिया था। सर बताया था। और लीस्ट काउंट का दूसरा फॉर्मूला एक और क्या था? MSD अपॉन N। MSD अपॉन N। और यहाँ पे स्मॉल n क्या होता है? सर टोटल नंबर ऑफ डिवीजन किधर? वर्नियर स्केल पे। वेरी गुड, वर्नियर स्केल पर जो डिवीजन होते हैं उसी की हम बात करते हैं। एरर बढ़ा दिया था मैंने आप लोगों को कि नहीं पढ़ाया था? हो गए थे सर। एरर हो गया। तो एरर के लिए फॉर्मूला बता दीजिए मुझे। n प्लस x इंटू VC। हाँ, n प्लस x इंटू VC, या LC भी बोल सकते हो। VC या LC एक ही बात होती है, लीस्ट काउंट या वर्नियर कांस्टेंट। अब n की बात करूं मैं, n क्या था आपका? n की बात करूं मैं, n क्या था आपका? फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में हमने क्या किया कि दोनों जॉस को मिला दिया। जब दोनों जॉस को मिला दिया तो मेन वर्नियर स्केल के 0 के जस्ट पीछे कौन सा नंबर है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, कौन सा नंबर है जस्ट पीछे, जस्ट लेफ्ट में? 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि नेगेटिव एरर में बात करें, तो आप ये बताओ कि जस्ट इसके अगर हम बात करें तो हाँ, अगर हम बात करें, मैं इसको दूसरा डायग्राम बनाऊंगा क्योंकि ये डायग्राम तो इजी हो जाएगा। मैं इस पे एक और डायग्राम बनाता हूं। मैंने बना दिया ऐसे मेन स्केल, ठीक है, और ये हो गया आपका वर्नियर स्केल हो गया, ठीक है बेटा। अब जब मैं इधर ये वर्नियर स्केल बना रहा हूं आपके लिए,
तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया एंड सो ऑन, लास्ट में ऐसे ऐसे करके 10 नंबर है। और यहाँ पे मेन स्केल में 0 यहाँ पर है, ठीक है, जब दोनों जॉज मैच कर रहे हैं, व्हेन बोथ जॉज आर इन कॉन्टैक्ट, तब की बात कर रहा हूं मैं, यानी कि कहीं कोई ऑब्जेक्ट नहीं बीच में रखा है, जब दोनों जॉज मैच कर रहे हैं, दूसरा जॉ हो गया, पहला जॉ हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया। तो अब आप मुझे इस केस में बताओ कि यहाँ पर कैपिटल, ये पॉजिटिव एरर का केस है कि नेगेटिव एरर का केस है? नेगेटिव एरर। नेगेटिव एरर। यहाँ पे कैपिटल एन की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी कि 3 होगी? 2 होगी। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। जो मेन स्केल के जस्ट लेफ्ट में यहाँ पे जो नंबर है ये वाला, कि मेन स्केल से जस्ट लेफ्ट में कौन सा नंबर है? यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे कैपिटल एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और यहाँ पे जो मैंने आपसे पूछा कि अगर मैं एक और डायग्राम यहाँ पे आप लोगों के लिए बना देता हूँ, और वो कुछ इस तरीके से है, जब दोनों जॉज मैच कर रहे हैं, ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 एंड सो ऑन, पता नहीं कहां तक जा रहा है। और यहां पर है वर्नियर स्केल का 0, यहाँ पर है वर्नियर स्केल का 0, फिर ये 1 है, फिर ये 2 है, फिर ये 3 है एंड सो ऑन, और लास्ट में ये पहुंच जाएगा 10। तो अब आप मुझे बताओगे कि यहाँ पर कैपिटल एन की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, 1 होगी कि 2 होगी? 1 sir. Good. I was expecting this answer with all of you and you guys did very well. तो इस केस में आपने मुझे बता दिया कैपिटल एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, और इस केस में आपने मुझे बता दिया कैपिटल एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। वेरी गुड, बहुत अच्छी, वेरी गुड, बहुत अच्छी, शाबाश। तो वापस लास्ट केस में 2 क्यों होगी? क्या बेटा इसमें? लास्ट, यस सर। नहीं सर, इससे पहले वाला, ये वाले में? यस सर। इसमें ओरिजिनल डायग्राम में कि जो मैंने डायग्राम बनाया उसमें? सर जो आपने बनाया। इसमें आप देखोगे कि मेन स्केल के 0 के जस्ट लेफ्ट में कौन सा नंबर आ रहा है? जस्ट लेफ्ट में कौन सा नंबर आ रहा है? 2। तो ये कैपिटल एन की वैल्यू हो जाएगी। ओके। यहाँ पे बताओ, जो मेन डायग्राम है, मेन डायग्राम में मेन स्केल के जस्ट लेफ्ट में कौन सा नंबर आ रहा है? मेन स्केल के जस्ट लेफ्ट में 0, तो कैपिटल एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। आई बात समझ में? यहाँ पे तुम बताओ, अब यहाँ पे वर्नियर स्केल से देखेंगे कि वर्नियर स्केल के जस्ट लेफ्ट में कौन आ रहा है? 0। वर्नियर स्केल के जस्ट लेफ्ट में 0, और यहाँ पे मैं देखूंगा, यहाँ पे वर्नियर स्केल के जस्ट लेफ्ट में कौन आ रहा है? 1 आ रहा है, तो कैपिटल एन की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने कैपिटल एन को समझ लिया कि कैपिटल एन क्या होगा। एक्स क्या है, कौन बताएगा? कोइंसाइडिंग नंबर। अब कोइंसाइडिंग होगा जब दो केस में, जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा स्केल्स जॉस के बीच में और मैच, और तब हमने देखा कि कौन सा कोइंसाइडिंग नंबर है उस केस में। हाँ, कोइंसाइडिंग नंबर विदाउट एनी ऑब्जेक्ट व्हेन बोथ द जॉस आर मैचिंग, तो ये भी कोइंसाइडिंग नंबर है, या वर्नियर स्केल रीडिंग बोल सकते हो इसको भी। तो कोइंसाइडिंग नंबर नाम दे सकते हैं आप इसको, या वीएसआर बोल सकते हैं, वर्नियर स्केल रीडिंग बोल सकते हैं। व्हेन जॉज आर मीटिंग, जब जॉज आपस में मैच कर रहे हो तब की बात है। अब वीसीएलसी मुझे नहीं लगता आप लोगों को बताने की जरूरत है। एम आई करेक्ट और एम आई करेक्ट? सर हाँ ठीक है, ये रिलेशन अब मुझे सब कोई बता दो, एक्चुअल रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता बताया था मैंने आपको? सर ऑब्जर्व्ड रीडिंग माइनस एरर। ऑब्जर्व रीडिंग माइनस एरर, सही बताया आप लोगों ने, वेरी गुड। ऑब्जर्व्ड रीडिंग माइनस एरर, ठीक है। चलो ये बातें आप लोगों ने सही बताई, सारी चीजें आप लोगों ने सही बता दी। चलो मैं ऐसे बना रहा हूं, जब ये जॉज मैच कर रहे हैं तब मैंने ऐसे बनाया है कि ये 0 है ऐसे, और ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। और यहाँ पर ये 0 होगा,
यहाँ पर ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। ठीक है, ये 3 हो गया। ये जब जॉज मैच कर रहे हैं तब की बात है। ठीक है, उसके बाद दोबारा मैंने डायग्राम बनाया और इस बार ऑब्जेक्ट को रखा मैंने बीच में। ये ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसे बीच में रखा, ऐसे कोई ऑब्जेक्ट है उसको बीच में रखा, और उस केस में मैंने देखा ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये यहाँ 5 है, और ये ऐसे 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 आगे चल रहा है। ठीक है, और साथ में मैंने आपको ये बोला कि ये यहाँ पर 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 और ये लास्ट वाला कितना है, 10 है। थोड़ा सा और अच्छे से डायग्राम बना देता हूं मैं। ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया भाई, ऐसे हो गया, और ये ऐसे हो गया, और ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो। अब ये जो वैल्यूज हैं ऊपर, ये मिलीमीटर में दी गई हैं, और ये जो वैल्यूज दी गई हैं ये मिलीमीटर में दी गई हैं, और साथ में मैंने आपको ये भी बोल दिया है कि 10th डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल is coinciding with 10th division on vernier scale is coincide। नहीं, ये ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, मैं थोड़ा सा इजी करता हूँ। मैंने सीधे सीधे लिस्ट काउंट दे दिया आपको 0.1 mm। ठीक है, अब मुझे जरा कुछ पार्ट्स आप बता दो। अब मुझे बताओ सबसे पहले कि ये पॉजिटिव एरर है कि नेगेटिव एरर है। सर पॉजिटिव एरर। पॉजिटिव। वेरी गुड। दूसरी चीज आप मुझे ये बताइए, वैल्यू ऑफ एरर बताइए आप मुझे, एरर कितना आया है? 0। एरर 0। पॉजिटिव एरर भी है और आप बोल रहे हैं वैल्यू ऑफ पॉजिटिव एरर 0 भी है। जब वैल्यू 0 हो जाएगी तो पॉजिटिव एरर रहेगा कैसे? 0.3। फॉर्मूला बताओ पहले। हाँ 0.3 होगा। 0 n plus x into n plus x vc। वीसी एलसी की बात है। n कितना है इस केस में? 0 क्योंकि तो वर्नियर स्केल के जस्ट पीछे कौन सा नंबर आ रहा है? लेफ्ट में 0 आ रहा है, तो ये वो हो गया आपका। x कौन सा नंबर कोइंसाइड कर रहा है? 3। और एलसी कितना दे रखा है हमने? 0.1। यूनिट के साथ बोला करो बेटा। 0.1 सर 0.1 तो सॉल्व करके कितना हो जाएगा? 0.3 0.3 mm। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब मुझे एमएसआर बताओ जरा। मैं डायग्राम अगर आप कह रहे हो तो मैं थोड़ा सा वो कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ डायग्राम के हिसाब से। एमएसआर बताओ, एमएसआर क्या है? सर 4 4 तो नहीं लग रहा मुझे। 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये वाला 4 है और ये वाला 5 है। 0 के जस्ट पीछे कौन सा नंबर है? 5 है ना? 5 है। तो एमएसआर की वैल्यू कितनी हो गई? 5 यूनिट के साथ बोलना है बेटा, यूनिट के नहीं बोलना है। 5 mm। 5 mm। mm। और मुझे ये बताओ, जब ऑब्जेक्ट को रखा गया है तब कौन सा कोइंसाइडिंग नंबर है? कोइंसाइडिंग नंबर बोल लो चाहे वीएसआर बोल लो, वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी है? 5। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ वेरी गुड, शाबाश। अब मुझे ऑब्जर्व्ड रीडिंग का फॉर्मूला बताओ। फॉर्मूला पूछा मैंने। MSR plus VSR into VS। वीएस की वीसी? VC वीसी एलसी दोनों में से लिखिए। वेरी गुड। एमएसआर कितना है हमारा? 5 मिलीमीटर। सर 5 यूनिट के mm साथ बोलना है। 5 मिलीमीटर प्लस की जगह प्लस। वीएसआर कितना है हमारा या कोइंसाइडिंग नंबर? 5 into 0.1 मिलीमीटर। ये सॉल्व करके कितना हो जाएगा? 5.5 मिलीमीटर। अब मुझे एक्चुअल रीडिंग कौन बताएगा? एक्चुअल रीडिंग का फॉर्मूला क्या है? observed reading minus error। हाँ, एक्चुअल रीडिंग का फॉर्मूला है ऑब्जर्व्ड रीडिंग माइनस एरर। ठीक है, ऑब्जर्व्ड रीडिंग अभी आपने कितना निकाला? 5.5 मिलीमीटर। 5.5 मिलीमीटर माइनस एरर अभी आपने कितना निकाला? 0.3 मिलीमीटर। 0.3 मिलीमीटर। तो सॉल्व कर लेंगे कितना हो जाएगा? 5.2 मिलीमीटर। 5 मिलीमीटर। अभी सारे स्टूडेंट्स को समझ में आ गया कि वर्नियर स्केल में करना क्या है।
यस सर। Yes, sir. वर्नियर स्केल बस आपका कंप्लीट सारी चीजें आपको आ गई। अब उसी सेम पैटर्न पे सेम बेसिस पे स्क्रू गेज को देखेंगे। स्क्रू गेज में क्या होता है, हम वायर्स के डायमीटर्स को मेजर करते हैं। ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लीनियर स्केल बोलते हैं, या मेन स्केल बोल सकते हो, या इसको हम पिच स्केल भी बोलते हैं। ये वाला जो सिलेंडर सा दिख रहा है, सिलेंड्रिकल शेप का दिख रहा है, इसको हम सर्कुलर हेड बोलते हैं, या आप तुम सर्कुलर स्केल भी बोल सकते हो कॉमन लैंग्वेज में। और इसका एक और नाम होता है हेड स्केल, सर्कुलर हेड या हेड स्केल भी बोलते हैं। उसके बाद कुछ पार्ट्स के नाम इन्होंने दिए। इस पार्ट को स्टड कहते हैं, इसको स्क्रू कहते हैं। ये पिच स्केल अभी मैंने नाम बताया, इसको थिम्बल कहते हैं। इसको सर्कुलर स्केल या सर्कुलर हेड भी बोल सकते हो, इसको फ्रेम बोल सकते हो। पीछे रैचेट होता है कि जब ऑब्जेक्ट को हम इसमें लगा करके इस सर्कुलर स्केल को घुमा घुमा के दोनों जॉस के बीच में जब फिक्स कर लेते हैं, तो श्योर करने के लिए कि प्रॉपरली फिक्स हो गया कि नहीं हो गया, इस रैचेट को ऐसे हम घुमाते हैं एंटी क्लॉकवाइज, 1-2 बार घुमा लेते हैं। जब घुमाते हैं तो आवाज आती है, चिट 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 की आवाज आती है, तो हम कंफर्म हो जाते हैं। 2-3 बार आवाज आ रही है तो हम कंफर्म हो गए कि हाँ प्रॉपरली ये होल्ड कर लिया है इसने, जॉज ने। यहाँ पे वही चीज है, इसको लीनेस के लिए Screw gauge is used to measure what, sir? व्हाट Screw gauge is used to measure what, sir? screw gauge is used to measure diameter of wire. Okay, sir. डायमीटर ऑफ वायर। अब उसके बाद यहाँ पे वही सेम बात बताया, लीनियर स्केल पिच स्केल बोलते हैं, इसको सर्कुलर स्केल बोल लो चाहे हेड स्केल बोल लो, एक ही बात है। यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट किस तरीके से रखते हैं, यहाँ पे जॉज होते हैं, इसको रैचेट बोलते हैं। उसके बाद उन्होंने देखा कि ये वाला हो गया आपका मेन स्केल बोल लो, चाहे पिच स्केल बोल लो, चाहे आप इसको लीनियर स्केल बोल लो। ये उसकी बेस लाइन होती है जिससे हम देखते हैं कोइंसाइड कर रहा है कौन सा नहीं कोइंसाइड कर रहा है। यहाँ पे दो रीडिंग्स, दो मार्किंग के बीच की लेंथ को क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे यहाँ पे? Sir, 0.5 mm. Huh? 0.5 mm. No, I'm not asking about the value. I'm asking about the term. What should be the term for the distance between two markings? Least count. No, the least count is not that. Least count वो उस स्केल का लीस्ट काउंट सर डिविजन्स, डिवीजन। कौन सा स्केल है ये? सर्कुलर स्केल डिवीजन सर। नहीं, मेन स्केल। सर्कुलर स्केल तो ये वाला है। ये मेन स्केल है या लीनियर स्केल है या पिच स्केल है? ठीक है मेन सर, स्केल। पिच स्केल। मेन स्केल और स्केल कर दिया। सर तीनों तो एक ही हो गए। वेरी गुड तन्वी शर्मा, वेरी गुड। इसको एमएसडी बोलेंगे। अगर आपका मन कर रहा है मेन स्केल डिवीजन बोलने का, मेन स्केल डिवीजन बोल लो, या आप उसको बोल दो लीनियर स्केल डिवीजन, या आप उसको बोल दो पिच स्केल डिवीजन। यही हो गई नहीं बात? ये तो पीछे पढ़ा है हमने। मेन स्केल पर जो दो सेगमेंट्स हैं, जो दो लाइंस के बीच की लेंथ होगी, डिस्टेंस होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? मेन स्केल डिवीजन बोलेंगे। अरे बात समझ में? Yes, sir. English, sir. चलो, तो वही पूछ रहा Sir, था। can you say it in English? I set the length between the two divisions, the two markings on main scale is known as main scale division. That's what I was asking. Sir, is this main scale, sir? This you can also call it main scale, but its actual name is linear scale, or its actual name is pitch scale. Okay, sir. It's better to call it pitch scale or linear scale, but you can also call it main scale. That's Sir, fine. is this scale like our ruler, sir? No, it's less than that. The distance between them can be less than that. In this particular case, it is less than that. But generally, Okay. it is just like your ruler scale. That means the distance between two divisions is 1 mm, like in your ruler. Okay, okay. But in this case, particular, see, this is 1, this is 1.5, this is 2, this is 2. In this particular scale, this is not like your regular ruler. This is more precise than your regular ruler. तो सेम बात बोला है कि मेन स्केल बोल लो, पिच स्केल बोल लो, उस पे मार्किंग की जाती, डिविजन्स दिए जाते हैं, और स्क्रू पे कैप स्केल बोलते हैं, इसको कैप स्केल भी बोल देते हैं, या हेड स्केल भी बोल देते हैं, या सर्कुलर स्केल भी बोल देते हैं। ये सारी बातें इसमें बोल देते हैं। सारी बात समझ में? ठीक है। यस सर। एच स्केल की चीज बोलते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कांस्टेंट ऑफ द स्क्रू। कांस्टेंट यहाँ पे दो होंगे, पिच और लीस्ट काउंट, दो बातें होंगी। लीस्ट काउंट आप सभी को पता है। लीस्ट काउंट क्या होता है कि किसी भी मेजरिंग डिवाइस का जो कम से कम डिस्टेंस मेजर कर सकता है, उसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। पिच की बात करें तो यहाँ क्या होता है कि हमारे पास ये जो सर्कुलर स्केल है, ये इसको मैं रोटेट करूंगा। जब मैं इसको रोटेट करूंगा ना, घुमाऊंगा, तो इट विल नॉट बी इन देयर
एग्जैक्ट पोजीशन, इट विल आल्सो मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। जब मैं इसको घुमाऊंगा, ये मेरा समझ लो ये है मेन स्केल, या जिसको लीनियर स्केल या पिच स्केल भी बोलते हैं, और ये वो सर्कुलर स्केल है या सर्कुलर हेड है, ये इसके ऊपर इस तरीके से रखा हुआ है, मतलब इसके ऊपर एडजस्टेड फिक्स्ड है। तो मैं रोटेट, हाँ, तो जब मैं रोटेट करूंगा तो ऐसे ही रोटेट नहीं होगा। जब मैं रोटेट करूंगा, ये वीडियो सबको देख रहे हो, मैं क्या दिखा, अब जब मैं इसको ऐसे रोटेट करूंगा तो एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे नहीं रहेगा। जब मैं रोटेट करूंगा तो ये थोड़ा थोड़ा आगे भी बढ़ेगा। आई बात समझ में क्या? यस सर। हाँ, तो जब आप रोटेट करोगे Yes, तो सर्कुलर स्केल मूव फॉरवर्ड, आगे की तरफ पीछे बढ़ेगा। जब उल्टा रोटेट करोगे तो पीछे की तरफ जाएगा। तो होता क्या है कि मान लेते हैं कि हाँ, यहाँ पे टर्न ऑन योर माइक, टर्न ऑफ योर माइक। तो होगा क्या, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक ये स्केल है, ये इसकी बेस लाइन है जिसपे ऐसे ऐसे मार्किंग कर रखी है मेन स्केल पे, और इसके ऊपर ऐसे सर्कुलर स्केल है जिसमें ऐसे 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 मार्किंग कर रखी है। यहाँ पे मार्किंग 0 है, फिर ये 1 है, 2 है, 3 है, एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे जाते जाएगा, पीछे जाएगा, और पूरा सर्कल काटते हुए यहाँ पे 98 आएगा और यहाँ पे 99 आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे दिख रहा है हमको ये वाला नंबर दिख रहा है हमको, ये वाला हमको विजिबल है मेन स्केल का 6th। ये 0 मान लो, ये 1 मान लो, ये 2 मान लो, ये 3 मान लो, 4 मान लो, 5, 6 रीडिंग दिख रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे रोटेट करूंगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे घुमाऊंगा। आप लोग वीडियो देखो, जब मैं इसको घुमाऊंगा तो ये सिर्फ उसी जगह पे रोटेट नहीं होगा, ये घुमाऊंगा तो ये आगे की तरफ भी मूव करेगा, आगे की तरफ भी बढ़ेगा। तो जब ये आगे की, जब ऐसे घुमाऊंगा तो ये 0 ऊपर की तरफ जाएगा, फिर वो पीछे जाएगा, साथ ही आगे भी बढ़ेगा। ये चीज जो हो रही है उसके साथ साथ ही आगे बढ़ेगा। तो ऐसे 0 ऊपर जाएगा, फिर सबसे ऊपर जाएगा, फिर उधर पीछे की तरफ से सबसे पीछे की तरफ जाएगा, फिर नीचे होगा, नीचे होते होते वापस से उसी पोजीशन पर आ जाएगा, बेस लाइन के साथ वापस से मैच करने लगेगा। जब ये एक पूरा मोशन हो जाएगा, इस पूरे मोशन को हम बोल देंगे कि ये एक राउंड उसने कंप्लीट कर लिया है, या एक साइकिल उसने कंप्लीट कर लिया है, या एक रोटेशन बोल सकते हो, कुछ भी बोल लो, एक राउंड, एक साइकिल, एक रोटेशन उसने कंप्लीट कर लिया। तो जब सर्कुलर स्केल एक रोटेशन पूरा कंप्लीट कर लेगा, तो साथ में बोला कि जब ये घूमेगा तो साथ ही साथ ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो जब हमने शुरू किया था तो हमको 6 नंबर दिख रहा था, लेकिन जब एक पूरा का पूरा साइकिल, एक राउंड कंप्लीट हो गया, तब क्या हुआ कि 6 नंबर नहीं दिख रहा है। अब हमको कौन सा नंबर दिख रहा है, अब हमको यहाँ पे ये वाला नंबर दिख रहा है, 5th नंबर दिख रहा है, 5th रैंकिंग दिख रही है। ये 5th रैंकिंग है, 4th रैंकिंग है, 3, 2 मार्किंग है, 1 मार्किंग है, और ये 0 मार्किंग। तो जब शुरू किया था तो 6th वाली मार्किंग दिख रही थी, और जब एक राउंड कंप्लीट हो गया तो 5th वाली मार्किंग दिख रही है। तो पता ये चला कि ये मूव कर रहा है आगे की तरफ, 6 से 5 आगे की तरफ मूव कर रहा है। और एक डिवीजन, 2 मार्किंग के बीच की जो लेंथ है, लंबाई है, डिस्टेंस है, उसको बोलते हैं मेन स्केल डिवीजन। यहाँ पे मान लेते हैं कि मेन स्केल डिवीजन की जो वैल्यू है वो 1 mm है। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जब मैंने एक कंप्लीट रोटेट कर दिया तो उसने हॉरिजॉन्टली कितनी लेंथ, कितनी डिस्टेंस मूव कर लिया? 1 mm। 1 mm, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो कंप्लीट रोटेशन करने पर ये एक मार्किंग से दूसरी मार्किंग की तरफ चला जाता है। तो एक मार्किंग से दूसरी मार्किंग के बीच की लेंथ को ही हम मेन स्केल डिवीजन कहते हैं। और इसी चीज को दूसरे तरीके से बोला जाएगा अब, कि जब हमने एक कंप्लीट रोटेशन कर दिया तो जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसने चला उसी को हम पिच बोल देंगे। जितना हॉरिजॉन्टल उसने डिस्टेंस चला उसी को हम पिच बोल देंगे। क्या लिखा है? द ट्रांसलेशन मोशन ऑफ द स्क्रू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल रोटेशन ऑफ द हेड। द पिच ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्सेक्यूटिव थ्रेड्स। इस वाले पार्ट को छोड़ दीजिए, ये पार्ट जब आप अपने उसमें जाओगे लैब में, वहां समझ पे आएगा कि 2 थ्रेड्स के बीच की भी डिस्टेंस वही होती है of the screw, which is equal to the distance moved by the screw due to 1 complete rotation of the cap। यानी कैप स्केल को एक कंप्लीट रोटेशन करने की वजह से जो डिस्टेंस को हॉरिजॉन्टली आगे की तरफ मूव कर रहा है, उसी डिस्टेंस को हम क्या बोल देते हैं? पिच बोल देते हैं। सारी बात समझ में? Sir, can you repeat it in English, sir? Okay, let me repeat it in English. I am saying that when I am rotating the cap scale, when I am rotating the circular scale is not only rotating, but it is also moving forward in the horizontal direction. So while doing one complete rotation, it is also moving horizontally. So in one complete rotation, how much distance it has covered horizontally will be known as this horizontal distance. While completing one rotation, it has covered some horizontal distance. This horizontal distance will be known as pitch of the screw gauge.
Understood? Okay, sir. हाँ. Sir, Move. the scale will move forward if we rotate it in anti-clockwise or in clockwise. Anti-clockwise. When you are moving it in the anti-clockwise orientation, it will move forward. In the clockwise orientation, it will move backward. Okay, Yes, sir. ओके नाउ मैंने बोला कि एक कंप्लीट रोटेशन करने में जितनी डिस्टेंस कवर करेगा उसी डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल जितनी डिस्टेंस कवर करेगा उसी डिस्टेंस को हम बोलते हैं पिच, और वही डिस्टेंस हमारी मेन स्केल डिवीजन भी कहलाती है, क्योंकि एक कंप्लीट रोटेशन करने पर एक मार्किंग से दूसरी मार्किंग पर पहुंच जाता है, उसी को हम मेन स्केल डिवीजन भी बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर ऐसे बोल दिया जाए कि इन 10 रोटेशन इट कवर्स 5 mm, अगर ये 10 रोटेशन करने, मैंने 1 टाइम्स रोटेट, 2 टाइम्स, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टाइम्स रोटेट किया, तो मैंने देखा कि ये 10 वाली मार्किंग पे था, और जब 10 रोटेशन मैंने कंप्लीट कर लिया तो ये पहुंच गया 5 वाली मार्किंग पर, यानी कि 5 डिवीजन कंप्लीट कर लिया, यानी कि 5 मिलीमीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर लिया। इसी को वर्ड्स में लिख दिया मैंने कि इन 10 रोटेशन इट कवर्स 5 mm। तो यूनिटरी मेथड की मदद से वो बताएंगे कि इन 1 रोटेशन, तो 1 रोटेशन में इसने क्या किया, इट कवर्स कितना हो जाएगा, इस 10 को उधर भेजेंगे तो डिवीजन में चला जाएगा 5/10 mm। ये यूनिटरी मेथड आप लोगों को पता है, ऐसे करते हैं यूनिटरी मेथड का यूज। यस सर। हाँ, ये हर वक्त आपको यूज होगा कि अगर 10 रोटेशन में 5 mm चल रहा है तो उसको वर्ड्स में लिख देंगे। अब ये जो 10 है इसको उस साइड भेज देंगे, उस वाले साइड नंबर साइड भेजेंगे, जब उस साइड आप भेजोगे तो वो डिवीजन में चला जाएगा। तो ये जब ये डिवीजन में चला जाएगा तो 5/10 बन जाएगा। अब यहाँ से 10 को भेज दिया है तो क्या बचेगा, यहाँ पे 10 को भेजने के बाद 1 ही बचेगा। यानी अब स्टेटमेंट क्या बन रहा है कि इन 1 रोटेशन इट कवर्स 5/10 mm। 5/10 mm को सॉल्व कर लेंगे, इन वही लिखाएगा, 1 वही लिखाएगा, रोटेशन एज इट इज वही लिखाएगा, इट एज इट इज लिखाएगा, कवर्स एज इट इज लिखाएगा, 5/10 को सॉल्व करके 0.5 mm की जगह mm लिखाएगा। तो अब स्टेटमेंट क्या बन रहा है कि इन 1 रोटेशन इट कवर 0.5 mm। इन स्टेटमेंट की मदद से हमने निकाल लिया कि एक रोटेशन में कितना कवर कर रहा है भाई, 0.5 mm। और एक रोटेशन में जितना ये हॉरिजॉन्टल कवर करता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, पिच। और एक रोटेशन में एक मार्किंग से दूसरे मार्किंग पर जाता है, यानी कि एक एमएसडी, एक मेन स्केल डिवीजन कवर करता है, यानी कि इसने एक एमएसडी कवर कर लिया, या दूसरे वर्ड्स में बोलूं इसने एक पिच कवर कर लिया। यहाँ तक बात समझ आई क्या? यस सर। जो फर्स्ट इक्वेशन है वहां से समझा दो एक बार थोड़ा सा। वन स्टूडेंट एट अ टाइम। चलो एक कंप्लीट, व्हाट आर यू सेइंग? सर जो मेन रोटेशन इक्वेशन लिखी ना आपने सबसे ऊपर, सर वो इक्वेशन कैसे है वो थोड़ा समझा दो, वहां पे थोड़ा। हाँ, इक्वेशन बेटा। अब इन्होंने बोला, यहाँ पे इन्होंने बोल रखा था कि इफ द स्क्रू एडवांसेस बाय 5 mm फॉर 10 रोटेशन ऑफ द कैप, कि 5 mm एडवांस हो जाता है, 5 mm चलता है, 5 mm हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है। कब? जब हम 10 रोटेशन करते हैं। सेंटेंस में लिख लिया, इन 10 रोटेशन इट कवर्स 5 mm। इस बात को सेंटेंस में लिख दिया। अब मैथ्स लगाएंगे, इस 10 रोटेशन में से 10 को उधर भेजेंगे, दूसरे वाले नंबर पर भेजेंगे, और जब ये उधर जाएगा तो डिवीजन में जाएगा। जैसे इक्वेशंस में होता है ना, दो चीजें मल्टीप्लाई में होती हैं, तो एक मल्टीप्लाई से उधर जाता है इक्वल के, तो डिवीजन में चलाता है। एग्जैक्टली वैसे ही होगा। यानी कि अगर मैं और अच्छे से इस चीज को बताऊं तो मैं आपको और अच्छे से इस चीज को बता देता हूँ। नहीं सर, लग गया समझ। आगे बात समझ में? चलो, yes, उधर जाएगा तो 5/10 mm हो जाएगा। अब यहाँ 10 चला गया तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। तो इन 1 रोटेशन इट कवर्स 5/10 mm। 5/10 को सॉल्व कर लिया 0। अब स्टेटमेंट पढ़ो क्या लिखा आ रहा है, इन 1 रोटेशन इट कवर्स 0.5 mm। और एक रोटेशन में जितनी ये डिस्टेंस कवर करता है उसी को तो पिच बोलते हैं। तो यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे इन्होंने सॉल्व करके बता दिया 0। अब ये बोरा सॉल्व करके फॉर्मूले टाइप बता रहे हैं, तो फॉर्मूला नहीं समझना है। ऐसे कितने फॉर्मूले याद करोगे आप? इससे अच्छा आप यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल कर लो, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो, और उसी हिसाब से यहाँ पर यूनिटरी मेथड की जरूरत पड़ रही है तो यहाँ पर यूनिटरी मेथड लगा लो। ये अगर आप अप्रोच समझ जाओगे तो पूरी फिजिक्स में कहीं पे भी इस टाइप की चीज आएगी तो आप लगा सकते हो। जैसे फ्रीक्वेंसी पढ़ाऊंगा तो वहां पे भी यहाँ पे ये यूनिटरी मेथड यूज हो सकता है। आई बात समझ क्या? यस सर। यस सर। हाँ, लीस्ट काउंट की बात करूं मैं तो लीस्ट ये आपने बता दिया कि इसने कितना कवर किया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करने पर। हाँ Sir, whether pitch is equals to MSD? Yeah, one pitch is equals to 1 MSD. Yes, pitch. One pitch क्या? Pitch is means horizontal distance when it is covering 1 rotation. So that is pitch and that is also known as 1 MSD. Okay, sir. अब लीस्ट काउंट किसी भी डिवाइस का आप लोगों को पता है, लीस्ट काउंट क्या होता है कि किसी भी मेजरिंग डिवाइस का जो मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस कवर। आप लोग क्या कर रहे हो ना, आप लोग, मैं पूछ रहा हूँ ये दोनों इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, तो आप लोग बोल दे रहे हो लीस्ट काउंट। ये लीस्ट काउंट है, लेकिन ये लीस्ट काउंट किसका है? इस मेन स्केल का लीस्ट काउंट है कि पूरे स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट है?
मेन स्केल का सर। तो मेन स्केल का लीस्ट काउंट से हमें कोई लेना देना ही नहीं, उसकी बात ही नहीं करना है, तो आपको वो बात लानी ही नहीं। ये कहलाएगा क्या, दो डिविजन्स के बीच की, दो मार्किंग के बीच की डिस्टेंस कहलाएगी मेन स्केल डिवीजन कहलाएगी। लीस्ट काउंट होगा बट वो हमारे लिए काम का नहीं है, वो इस स्केल का लीस्ट काउंट है, पूरे स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट नहीं है। हमें पूरे स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट की बात करनी है, इसकी बात नहीं करनी है। जब मैं पूछूं दो डिविजन्स के बीच, दो मार्किंग के बीच की लेंथ क्या कहलाएगी मेन स्केल पर, तो आप बोलोगे सर ये मेन स्केल डिवीजन कहलाएगा। आई बात समझ में? यस सर। हाँ यस सर। हाँ, अब उन्होंने बोला कि लीस्ट काउंट अब कैसे निकालोगे, तो होता क्या है कि ये हमारा मेन स्केल है, मेन स्केल डिवीजन में दो मार्किंग के बीच की जो लेंथ है ये कहलाएगी मेन स्केल डिवीजन। इस मार्किंग को ये हमारा सर्कुलर स्केल जूम आउट कर देता है, जूम कर देता है, जूम करके 100 इक्वल पार्ट्स में बांट देता है या 50 इक्वल पार्ट्स में बांट देता है। यानी कि उस एक मेन स्केल डिवीजन को उसने 50 पार्ट्स में बांट दिया, यानी मिनिमम से मिनिमम हम चले गए। यानी कि अगर मैं बात करूं कि इन दो मार्किंग के बीच की लेंथ, दो मार्किंग के बीच की डिस्टेंस अगर 1 मिलीमीटर है, 1 नहीं है यहाँ पे 0.5 है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, दो मार्किंग के बीच की डिस्टेंस 0.5 मिलीमीटर है, ये तो नॉर्मल है। लेकिन ये सर्कुलर स्केल क्या कर रहा है कि इस लेंथ को भी, इस डिस्टेंस को भी बांट दे रहा है। कितने पार्ट्स में बांट दे रहा है? 50 पार्ट्स में बांट दे रहा है। कैसे पता चला? मैंने देखा ये 40, इस पे मार्किंग्स लगी हुई है, नंबरिंग लगी हुई है, तो ये 0 से नंबरिंग शुरू हो रहा है और कितने पार्ट्स बन रहा है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, और ऐसे करते करते पीछे 10, 20, 30, 40, 45 वापस आ गया, फिर ये 46 हो गया, 47 हो गया, 48 हो गया, 49 हो गया, और वापस से ये वाला 50 हो गया। तो सर्कुलर स्केल पर 50 टोटल डिविजन्स है, और ये टोटल 50 डिविजन्स क्या कर रहे हैं, इस एक छोटी सी डिस्टेंस को, ये यहां से यहां तक की मेन स्केल की डिस्टेंस को 50 पार्ट में बांट करके हमको एक वैल्यू 50 पार्ट में बांट करके जो बन रहा है वो वैल्यू हमको बताने के ये केपेबल है। तो वो कैपेबिलिटी जो कम से कम बता सकती है किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, वही तो लीस्ट काउंट कहलाता है। तो यहाँ पे 0.5 mm दो मार्किंग के बीच की डिस्टेंस है, और इसको भी ये 50 पार्ट में बांट दे रहा है, डिवाइडेड बाय 50 करके हमको बताने के केपेबल है, और यही कैपेबिलिटी इसकी क्या कहलाती है? लीस्ट काउंट कहलाती है। यहाँ तक बात समझ आई क्या? किसी किसी में 50 की जगह 100 रहते हैं तो किसी किसी में ये 50 की जगह 100 भी तो रहते हैं ना? हाँ बेटा बिल्कुल, 50 की जगह 100 भी हो सकता है, 100 की जगह 150 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है। तो 50 की जगह तो आ जाएगा बटे में। हाँ बिल्कुल 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 आ जाएगा। अभी उसका फॉर्मूला आप देख लीजिए, आपका फॉर्मूला क्या है? ये है फॉर्मूला कि आपको क्या लिखना है, मेन स्केल डिवीजन ऊपर लिखना है, मेन स्केल डिवीजन का ही दूसरा नाम पिच है, पिच का ही दूसरा नाम मेन स्केल। नीचे क्या है? टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। 50 है तो 50 लिखेंगे, 100 है तो 100 लिखेंगे, 200 है तो 200 लिखेंगे, 500 है तो 500 लिखेंगे। इसकी मदद से पता चल जाएगा कि आपके हाथ में जो स्क्रू गेज है उसका लीस्ट काउंट कितना है। आई बात समझ में? यस सर। और किसी कुछ डाउट? नो डाउट सर। चलो वेरी गुड। तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा, यानी पता चला। यहाँ पे अब हम कैलकुलेट कर लेंगे, 0.5 mm को 50 से डिवाइड करेंगे तो 0.01 mm बन जाएगा। यानी कि ये इतना छोटा 1 mm को भी 100 पार्ट में डिवाइड करके वहां तक की कैपेबल है बताने की वैल्यू। हाँ बोलिए Sir, here when 50 divisions are over, the main scale moves by 1 mm. Am I right, sir? सॉरी, व्हाट डिड यू से? Sir, that what is that rotation? Sir, the instrument will is rotating by. Sir, if we rotate that 50 divisions, the main scale moves by 1 mm. Am I right, sir? Or by rotating 1 mm in rotating barrel, it moves by 1 mm in main scale. I'm not understanding your question properly. You are trying to say कि I have to rotate it 50 times. No, sir. That 50 divisions are in rotating barrel, no, sir. हाँ, 50 divisions are on the circular scale. Sir, do I need to rotate fully to make that main scale division to move 1 millimeter or Yes. No, not 1 millimeter. Not 1. 0.5 millimeter. In this specific case, 0.5 millimeter. If it was other sort of screw gauge in which the distance between two markings on main scale is 1 mm, then one rotation will cover 1 mm for going from one marking to another marking. Okay, sir. And then
by rotating 1 mm in rotating barrel, how much distance would that main scale move, sir? For this specific diagram you are asking? Yes, sir. So for 0.5 mm, I have to rotate it 1 times, and if I need to cover a horizontal distance of 1 mm, okay, I'm repeating the statement again. Listen, to cover a horizontal distance of 0.5 mm, that means going from this marking to this marking, I have to rotate it 1 time. What if I want to get the horizontal distance 1 mm? That means I have to go from here to here and then here to here. That means this marking to this marking, this marking to this marking. That means I have to rotate it completely by 2 times. No, sir. I'm asking that in rotating, assume that the main scale line is directly coinciding with 0 in rotating barrel. Assume it. If the main scale division is directly coinciding with 0 in rotating barrel, sir. I am assuming now that if I move that rotating barrel from 0 to 1, how much distance would the main scale move, sir? So that's what he was asking. Na? Very good. Yes, sir. Okay. If from 0 to 1, how much it will cover? Correct? Yes, sir. It will cover 0.01 mm. Oh, okay, sir. That is what we are saying is least count. Exactly. Okay, sir. That is what. 1 minute. 0. Here it is 50 divisions, na? Correct. Very good. Correct. I was thinking of some other sort of thing. Yes. So if I'm going from while I'm rotating the circular scale, जब मैं circular अच्छा वरुण ने बहुत अच्छा सवाल पूछा. सवाल ये है कि अगर मैं circular scale को rotate कर रहा हूं और वो circular scale शुरू में ऐसे था 0 पर था, ये मेरा हो गया baseline और ये circular scale है और ये यहाँ पर मार्किंग है, मान लो जो भी मार्किंग मान लो आप, जो भी मार्किंग मान लो 5 मान लो यहाँ पे 5 है मार्किंग और यहाँ पे मार्किंग है 4, जो भी मार्किंग, और ये सर्कुलर स्केल है और ये सर्कुलर स्केल का 0 है और ये सर्कुलर स्केल का 1 है, सर्कुलर स्केल का 2 है. अब मैं आप बच्चों से पूछ रहा हूं कि जब मैं रोटेट करूंगा इसको, तो जब मैं रोटेट करूंगा इसको, ऐसे रोटेट करूंगा इसको, तो ये 0 से 1 पे पहुंचेगा या पीछे वाला पहुंच जाएगा. ठीक है, ऐसे मैं रोटेट कर रहा हूँ. चलो अपोजिट रोटेट कर रहा हूँ आसानी के लिए. अब मैं अपोजिट रोटेट कर रहा हूँ या जैसे भी मान लो तुम कैसे रोटेट करो. जब मैं रोटेट करूंगा तो ये 0 था, अभी शुरू में कोइंसाइड कर रहा था, लेकिन जब मैंने ऐसे पीछे की तरफ रोटेट किया तो अब क्या होगा, 1 कोइंसाइड करने लगेगा, यानी डायग्राम कुछ ऐसे बन जाएगा. ये 5 एज इट इज, ये 4, ये आपका ऐसे. और अब क्या हो रहा है, यहाँ पर ये वाला मार्किंग, ये 1 वाली मार्किंग इधर आ गई और 0 वाली मार्किंग. तो शुरू में ये 0 कोइंसाइड कर रहा था, मैंने थोड़ा सा घुमाया तो अब ये 1 कोइंसाइड कर रहा है. तो अब बताना है आपको कि इस सर्कुलर स्केल ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी कवर की. लीस्ट काउंट. 0.01 लीस्ट काउंट. वेरी गुड आदित्य, लीस्ट काउंट कवर करेगा एंड दैट लीस्ट काउंट इज हाउ मच, 0.01 mm. हाँ, और किसी ने भी बोला था क्या लीस्ट काउंट? वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा. तो एक मार्किंग करूंगा तो एक लीस्ट काउंट, 2 बार अगर 1 से 2 पहुंचा मतलब 2 लीस्ट काउंट, और अगर ऐसे करूंगा तो 50 लीस्ट काउंट. 50 लीस्ट काउंट का मतलब 0.5 mm, यानी कि यहां से यहां तक 0.5 mm पहुंच गया, कवर कर लिया. ये बात सारे स्टूडेंट्स को समझ में आई क्या? यस सर. बहुत अच्छे, शाबाश. चलो, अब ये हो गया हमारा पिच और लीस्ट काउंट. लीस्ट काउंट क्या बताया मैंने कि पिच को, वो जो पिच है, पिच मतलब मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू जो है, या पिच बोलो चाहे मेन स्केल डिवीजन बोल लो, उसको वो कितने पार्ट में बांट देता है. सर्कुलर स्केल को जूम करता है और जूम करके 50 पार्ट्स में बांट देता है. हमारे वाले डायग्राम के हिसाब से 100 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है. ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मतलब डिपेंड करता है. मुश्किल से 100 रहता है या 50 रहता है, 150 200 नहीं जाता. तो जो हमारा लीस्ट काउंट हो जाएगा स्क्रू गेज के केस में, उसका फॉर्मूला बनेगा पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल. यानी लीस्ट काउंट का फॉर्मूला बनेगा पिच अपॉन. सर 1 मिनट रुक जाना. ठीक है.
पिच अपॉन स्मॉल एन, और पिच का ही दूसरा नाम है एमएसडी, एमएसडी अपॉन स्मॉल एन। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला हो जाएगा पिच अपॉन स्मॉल एन बोल लो, चाहे एमएसडी अपॉन स्मॉल एन बोल लो। यहाँ तक बात सभी बच्चों को समझ आई कि नहीं समझ आई? सर एक मिनट। हाँ बेटा, रुके। सर जो n है तो वो उन डिविजन्स में है, जैसे 1 0 से 1 है, 0 से 5 है, 5 10, वो सब स्मॉल स्मॉल वाला टोटल स्मॉल वाले कितने हैं? बड़े वालों को थोड़ा हाईलाइट कर दिया जाता है, तो ऐसा मतलब नहीं कि वो 0 से 5 और 5 से 10 की बात की जा रही, नहीं। बड़े वालों को तो 5 है, 10 के नंबर है, 5 के मल्टीपल वालों को हाईलाइट कर दिया जाता है बस, ताकि आसानी रहे पढ़ने में, समझने में, इसलिए किया जाता है। ठीक है बेटा, आपका नोट हो गया? आगे बढ़ू मैं? नहीं सर, 1 मिनट हो गया। हाँ कर लो बेटा, अमर सिंह मीना कर लीजिए। सर एक बार लास्ट स्लाइड शो कर दूं? कौन सी लास्ट स्लाइड दिव्या बेटा? सर जो इससे पहले वाली थी सर, वो नेटवर्क इश्यू की वजह से अच्छा हो गई थी। अब अमर सिंह मीना इसको नोट कर ले तो हम आगे बढ़े। कर लिया सर। अच्छा कर लिया, लो बेटा देखते हैं। इससे पहले ये वाली? नो सर। ये वाली? नहीं। ये वाली? यस सर। सर मैं स्क्रीनशॉट ले ली थी। स्क्रीन हो गया। ठीक। ये नोट्स तो आपको मिल जाते हैं क्लास के ग्रुप में, चलिए कोई बात। अब बाकी सारा कॉन्सेप्ट जैसे वर्नियर स्केल में था वैसे यहाँ पे करना होगा। चलिए उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये डायग्राम तो बड़ा गंदा कर दिया मैंने। हाँ सर लीस्ट काउंट जो है वो एमएसडी बाय क्या कहते हैं, एमएसडी बाय है ना डिवीजन। हाँ बस वही सेम चीज यहाँ पे भी है, लेकिन एमएसडी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? पिच। यस पिच बाय स्मॉल एन भी बोल सकते हैं। एमएसडी क्या है? जो आपकी वो वाला स्केल, लीनियर स्केल बोल लो, चाहे पिच स्केल बोल लो, जो कि उसका एक्चुअल नाम है, या आप अपने हिसाब से मेन स्केल भी बोल सकते हो समझने के लिए। उसी को टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल स्मॉल एन से टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल से डिवाइड कर दो तो निकल जाएगा लीस्ट काउंट। ये फॉर्मूला तो मैच ही कर गया पिछले वाले फॉर्मूले से, वर्नियर स्केल वाले फॉर्मूले से। एक फॉर्मूला जो दूसरा वाला नहीं था, एमएसडी अपॉन एन, एग्जैक्टली वही फॉर्मूला यहाँ पे भी आ गया। फर्क ये है कि एमएसडी का दूसरा नाम पिच भी हो जाता है। ओके सर। पिच ऐसे नहीं देगा डायरेक्ट की एक बार रोटेट किया हमने तो 2 mm बढ़ गया, ऐसे नहीं देगा। पिच ऐसे देगा कि 15 बार रोटेट किया मैंने ना, तो हॉरिजॉन्टली वो 30 मिलीमीटर बढ़ गया, हॉरिजॉन्टली 30 मिलीमीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर लिया, ऐसे देगा। तब आपको यूनिटरी मेथड लगाना होगा, फिर उसके बाद मदद से निकालना होगा कि एक रोटेशन में कितना बढ़ा। अगर 15 रोटेशन में 30 बढ़ रहा है तो एक रोटेशन में 30/15 बढ़ेगा, यानी एक रोटेशन में 2 mm बढ़ेगा, यानी मेन स्केल डिविजन पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब जो पिच हो गया या एमएसडी हो गया वो 2 mm होगा। एक एग्जांपल दिया लग गया समझ। अब मैं बोल रहा हूँ क्या करना है कि हम एक कहीं से लगा लेते हैं। यहाँ तो एरर हो गया ना, यहाँ पे ही हम लगा लेते हैं, हमारा अच्छा डायग्राम है। अब इस डायग्राम में बताओ कि कौन सा नंबर शो हो रहा है मेन स्केल पर। ये 3 और ये वाला कौन सा नंबर है? 3.5। 4 शो हो रहा है क्या? 4 शो नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे कि जो मेन स्केल रीडिंग है हमारी वो कितनी हो गई? 3.5 यूनिट के साथ बोलना है ना, 3.5 mm। हाँ mm ही दिया जाता है। अगर कुछ लिखा हो सीएम तो सीएम ले लेंगे, अदरवाइज mm ही में ही दिया जाता है। सीएम लिखा होगा तो सीएम लिख देंगे, कोई इशू नहीं। अब दूसरी बात, आप मुझे बताओ कि कौन सा वर्नियर स्केल पर कौन सा कोइंसाइड कर रहा है। एक आपको तो लेना पड़ेगा एग्जैक्टली, कोई तो मुझे नहीं लग रहा। 49 ले लूं कि 48 ले लूं? 46, 47, 48, 49 सर 49। 48। चलो 49 ले लेते हैं। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग बोल लो चाहे कोइंसाइडिंग नंबर बोल लो, 49 ही ले लेते हैं आप लोग जो बोलोगे, क्योंकि ये सब्जेक्टिव ह्यूमन पर्सन है। ह्यूमन डिफरेंट, इंसान को कुछ और दिख सकता है, डिफरेंट उसका हमको कुछ और दिख सकता है, हो सकता हो किसी को कुछ और दिख जाए, और फिर अब आपको उस केस में अपने हिसाब से चूज करना पड़ेगा। लेकिन वो हमारा कंसर्न नहीं है। जब आपको जेईई मेंस के क्वेश्चन आएंगे उसमें ये चीज नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, ह्यूमन एरर वाली बात नहीं होगी। तो 49 हो गया। अच्छा लीस्ट काउंट बताना है अब आपको। लीस्ट काउंट आप बताओ, एमएसडी अपॉन एन था ना फॉर्मूला, या बोलूं पीएच अपॉन एन, यही फॉर्मूला था ना? यस सर। अच्छा बताओ एमएसडी कितना है? 2 मार्किंग्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे दी है? 0.5 यूनिट के साथ बोलना है बेटा, mm। अब यहाँ बताओ टोटल नंबर ऑफ स्मॉल एन की वैल्यू क्या होगी? टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल कितने हैं यहाँ पे?
50 सॉल्व कर लेंगे 0.01 mm आ जाएगा, करेक्ट। तो Yes, sir. LC हमारा आ गया। यहाँ पे लीस्ट काउंट बोलेंगे, वर्नियर कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये डिवाइस स्क्रू गेज है, तो वर्नियर कांस्टेंट नाम यहाँ पे सही नहीं होगा, लीस्ट काउंट ही सबसे सही है। तो लीस्ट काउंट आ गया 0.01 mm। अब बताओ ऑब्जर्व्ड रीडिंग के लिए फॉर्मूला क्या है, जल्दी जल्दी बोलो। MSD माइनस डी नहीं है ना, रीडिंग बोलेंगे ना यहाँ पे। MSR plus PSR वी into list CSR into LC। चलो MSR कितना है जल्दी बताओ। 3.5 मिलीमीटर। हाँ मिलीमीटर बोलना बहुत जरूरी है। CSR कितना है? 49। 49, यहाँ मिलीमीटर नहीं बोलना है। और LC कितना है? 0.01 मिलीमीटर। चलो सॉल्व करके फटाफट बताओ कितना हो जाएगा। 0 पॉइंट कहाँ, 3.5 3.99 मिलीमीटर। ये ऑब्जर्व रीडिंग आपकी आ गई 3.99 मिलीमीटर। आपने सॉल्व करके मुझे बता दिया। बात समझ आई क्या सारे स्टूडेंट्स को? यस सर। यस सर। चलो अब आ जाओ एरर की बात। सर उसमें ये भी तो पता होना चाहिए कि कितना इनिशियल था और कहाँ पे गया है। ये भी तो सर पता होना चाहिए कि कितना इनिशियल था और कहाँ तक घुमाने पे वहां लेगा मीटर्स के रीडिंग निकालने के लिए। कितना इनिशियल था, इनिशियल रीडिंग क्या थी, फिर घुमा के जो फाइनल रीडिंग मिली वायर की, तो उसको माइनस करके एरर में आएगा ना बेटा। एरर अब मैं बताने जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आप एकदम नए मशीन नए टूल खरीद के लाए हो, अब उसमें एरर है ही नहीं, तो हम क्यों माइनस करेंगे? ठीक है। अब आपने 2 साल 3 साल इस्तेमाल कर लिया, वो कई बार स्क्रू गेज गिर भी गया, पटक भी गया, उसको इधर भी चोट लग गई, उधर भी चोट लग गई, तो ये जरा सा भी हिल जाएगा तो इसमें गड़बड़ आ जाएगी, एरर आ जाएगी। तो अब हम एरर की बात करेंगे और देखेंगे एरर कैसे निकालते हैं, और फिर वो माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, वो बात अब देखेंगे। मैं बिल्कुल नया अभी खरीद के ला रहा हूँ, तो उसमें एरर तो है ही नहीं। बात समझ रहे हो? एरर कब आता है? बिल्कुल नए टूल में एरर नहीं आता है, तो तब वहां पे माइनस प्लस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब एरर है कि नहीं है ये भी कैसे पता चलेगा, वो भी बताएंगे। बात समझ आई क्या? yes. किसने पूछा था? सर मतलब मैं ये कह रहा था कि कोई वायर मेजर करनी है, तो उसमें पहले इनिशियल रीडिंग देखेंगे, फिर स्क्रू गेज घुमाएंगे, फिर जो फाइनल रीडिंग आएगी तो उसके बीच का डिस्टेंस MSR होगा ना, तो वो तो दिया नहीं था इसमें। थोड़ा मैं समझ नहीं पाया बात आपकी। फिर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आप मेरी तरफ देखो। जैसे कि ये हमारे पास कोई एक स्क्रू गेज है, मान लो, है ना, ये ऐसे स्क्रू गेज है, मेरा हाथ ये स्क्रू गेज है, ठीक है। ये एक वायर है, इसमें मैं ऐसे रखूंगा और इनिशियल रीडिंग देखने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, ऐसे ऐसे रोटेट करूंगा। जब मैं ऐसे रोटेट करूंगा, ऐसे ऐसे यहाँ पे मान लो, सोच लो कि ये सर्कुलर स्केल यहाँ पर है, ठीक है। बात समझ रहे हो आप? ये चीज समझ में आई क्या? यस सर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे सर्कुलर स्केल घुमा। तो जब सर्कुलर स्केल घुमा रहा, तो ये मेरा ये वाला हाथ एक जॉ है, वो जॉ उसका एक क्लैंप करने वाला सपोर्ट जॉ, वो जॉ आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब इस जॉ ने पकड़ लिया, अब और आगे नहीं बढ़ रहा, ठीक है। यस सर। तो अब जब ये बढ़ नहीं रहा है, तो जब नहीं बढ़ रहा, एक बार यहाँ पे पीछे रैचेट भी होता है, रैचेट भी 1-2 बार घुमा लूंगा तो वो कंफर्म कर रहेगा कि हाँ भैया सही से हो गया है। तो अब ये पकड़ नहीं रहा है, अब ये आगे बढ़ नहीं रहा है, अब ये कंफर्म प्रॉपर्ली पकड़ लिया, होल्ड कर लिया। तो अब जब ये होल्ड कर लिया है, तो यहाँ पर अब आपकी डायग्राम में वो कंडीशन दिखाई गई है जब उसने वायर को होल्ड कर लिया। बात समझ में आई क्या आपको? यस सर। जब उसने होल्ड लिया है, तब हम देखेंगे कि कौन सा रीडिंग शो हो रही है। सर्कुलर स्केल्स के जस्ट बगल में कौन सी रीडिंग शो हो रही है, 3 है, 3.5 है कि 4 है। तो ये 3.5 शो हो रही है, तो हम बोल देंगे कि मेन स्केल रीडिंग कितनी है हमारी, 3.5 है। इसमें ऐसा नहीं है कि शुरू में जो इतना दूर था, मैंने ऐसे वायर लगाया तो अभी रीडिंग देख ले, नहीं, अभी रीडिंग देखने की कोई जरूरत नहीं। पहले आप इसको ऐसे घुमाओगे तो ये और पास आएगा, और पास आएगा, और पास आएगा, और पास आएगा। अब ये और ज्यादा नहीं जा रहा है, अब इस जॉ ने पकड़ लिया उसको अच्छे से। तो जब जॉ अच्छे से पकड़ लेगा, होल्ड कर लेगा, क्लैंप कर लेगा, तब हम इसकी रीडिंग देखेंगे कि सर्कुलर स्केल के जस्ट बगल में कौन से वाले नंबर है, कौन सा वाला मार्किंग है। तो वो हमारा कहलाएगा मेन स्केल रीडिंग। शुरू में देखने की तो मुझे लगता कोई जरूरत है। यही पूछ रहे थे, कुछ और पूछ रहे थे आप? यही पूछ रहे थे। हाँ, तो शुरू में देखने की कोई जरूरत नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं शुरू में देखने की। शुरू में तुम इतना कर लो, कोई इशू नहीं, ऐसे रखाओ।
बहुत दूर है, और फिर उसके बाद ऐसे घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो, पकड़ लिया अच्छे से। ये इतना रखो शुरू में, अभी पकड़ा नहीं, घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो, अब पकड़ लिया अच्छे से। जी ऐसे करते हैं। बात समझ आई? यस चलो। Sir, हाँ, sir, how to observe CSR, sir? हाउ टू ऑब्जर्व CSR? Yes, sir. 49. You have entered 49. How to measure How before to value measure? and after value? हाँ, this is the baseline. This is the baseline. Baseline is coinciding with which marking of the CSR? This is 48, 49. So it depends upon you कि which is more close. I think 49 is more close, I will take 49. If I think 48 is more close, I will take 48. So it depends upon you. If it is not, What if small error happens there? If I took it mistakenly, like 48. this is small error is fine. If it is 49 and you took 48, then it is fine. You can't be like super accurate. Yes, This machine sir. is trying to make you accurate, but it is not trying to make you a robot like a super accurate. You have to be this much accurate. Okay, sir. You will do some mistake. You are human. You will definitely do some mistake. Human is full of errors. Yes, sir. चल, now next topic is error. The same concept जो हमने पीछे पढ़ा, वहां यहाँ पे भी वही exactly same concept error का है। अब यहाँ पे जब मैंने दोनों, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और दोनों जॉस को मिला दिया, ये स्टड है ये जॉ है, दोनों जॉस को मिला दिया, इस जॉ का नाम स्टड होता है, दोनों जॉस को मिला दिया। जब दोनों जॉस को मिलाया तो होना चाहिए था कि यहाँ पर जो 0 होना चाहिए था सर्कुलर स्केल का, इस बेस लाइन के साथ मैच करना चाहिए। यानी कि अगर मैं बात करूं कुछ इस तरीके से, अगर मेरा है ये स्क्रू गेज जिसके दोनों जॉस को मैंने मिला दिया, और ये इसका मेन स्केल है या इसका लीनियर स्केल है या इसका पिच स्केल है, और ये उसकी बेस लाइन है, ठीक है, और ये यहाँ पर ऐसे इसका 0 है, और दोनों जॉस को मिलाने के बाद होना ये चाहिए था कि ये यहाँ पर सर्कुलर स्केल की रीडिंग 0, फिर ये 1, फिर ये 2 एंड सो ऑन 3, और ये 1 मिनट कंप्लीट में कंप्लीट, और ये 99 तक जा रहा है। मैं 100 पार्ट्स वाला ले रहा हूँ। तो इनिशियली व्हाट शुड हैपन, इनिशियली होना क्या चाहिए था, लेट मी कंप्लीट देन यू टॉक। इनिशियली होना चाहिए था कि ये 0 जो बेस लाइन है, मेन स्केल की बेस लाइन है, और ये वर्नियर सर्कुलर स्केल का 0 दोनों बिल्कुल मैच करने चाहिए। लेट मी कंप्लीट। सर्कुलर स्केल का 0 और मेन स्केल का जो बेस लाइन है दोनों बिल्कुल मैच करना चाहिए था। अगर ये कंडीशन होती देन आई वुड से कि नो एरर, इसमें किसी भी तरीके का एरर नहीं है, नो एरर। लेकिन अगर मैं इस डायग्राम में देख रहा हूं तो सर्कुलर स्केल का 0 बेस लाइन के मेन स्केल की बेस लाइन से मैच नहीं कर रहा है, उसके नीचे आ रहा है। तब मैं कहूंगा कि ये टूल या तो आपने टूल ही गलत खरीद के ले आए हो, खराब खरीद के ले आए हो, या आपका ये पुराना टूल है, 2-3 साल पुराना टूल है जो गिर विर के गड़बड़ हो गया है, प्रॉब्लम आ गई इसमें। तो जब इस तरीके से वो नीचे आए 0, सर्कुलर स्केल का 0 बेस लाइन से नीचे आए, तो हम कहेंगे गड़बड़ है, एरर है। कौन सा वाला एरर है? इसको बोलेंगे हम पॉजिटिव एरर। और जब वो ऊपर आए तब इसको हम बोलेंगे नेगेटिव एरर। यहाँ तक बात समझ आई क्या हमारे स्टूडेंट्स को? यस सर। अब पूछो, डाउट क्या पूछ रहे थे? सर मैंने कहा फिक्स भी तो हो जाता है ना? क्या बेटा? एरर मैंने कहा फिक्स भी तो हो जाता है। फिक्स नहीं होगा, मतलब इतना प्रिसाइज को आप ऐसा किसी मैकेनिक के पास ले जाके फिक्स नहीं करवा पाओगे। नहीं सर, इसके पीछे मतलब हुक टाइप रहता है ना, तो घुमाने का, फिर वो आगे पीछे हो जाता है। क्या 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 करे? मैंने कहा इसकी जो लास्ट कॉर्नर में है हुक टाइप का, उसे घुमाने से आगे पीछे हो जाता है। ये सही हो जाता है? हो सकता हो सही हो जाता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि सही हो। अगर सही हो जाता तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा हो रहा है कि दोनों, ऐसा सही आपने कर दिया है कि दोनों जॉस को मिलाने के बाद सर्कुलर स्केल का 0 और मेन स्केल की जो बेस लाइन है दोनों आपस में बिल्कुल मैच कर रही हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बताया है, तब ये एरर नहीं है, नो एरर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। सही हो जा रहा है, सही कर ली, अच्छी बात है। ठीक है Sir, what is the reason for this error happening? What happening of this error? It's wear and tear. You are using lots of time since 2 years. You are using it is getting wear and tear. It is getting mishandled. Since they are very accurately and very proper tight positioned, so that you can give accurate reading. So anytime it is falling, their accurate positions are getting dislocated.
That's why they are getting errors. Okay, sir. Mishandling is the main cause. सही से नहीं use कर रहे हो, it is getting falling down. Yeah. You are throwing it away like that. Yeah. Sir, I said, like you Okay, guys sir. throw your books and don't read. है ना? And that's why online is here, sir. चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर कौन सा एरर हो जाएगा? ये आपका पॉजिटिव एरर हो जाएगा जब जीरो पीछे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, मेन स्केल बेस स्केल से नीचे की तरफ आ रहा है, बेस लाइन से नीचे की तरफ आ रहा है, तो ऐसे एरर को हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एरर। जब वो ऊपर की तरफ जाने लगेगा तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव एरर। आई बात समझ में? यस सर। अब एरर का फॉर्मूला जो आपने लीस्ट उसमें सीखा था वर्नियर कांस्टेंट में, वर्नियर कैलिपर्स में, यहाँ बताओ वही एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला होगा। जल्दी। x into v। n plus नहीं x बोलेंगे into यहाँ LC. यहाँ पे वर्नियर नहीं ना, तो वीसी नहीं बोलेंगे, एलसी बोलेंगे। करेक्ट? Yes, sir. हाँ, Yes, दोनों sir. नाम ठीक है। अब हम देखेंगे कि एन कितना है। एन क्या है कि जब हमने दोनों जॉस को मिला दिया तो कौन सा नंबर शो हो रहा है? यहाँ पे 0 शो हो रहा है कि 1? मेन स्केल पर कौन सा नंबर शो हो रहा है? 0 है कि 1 है? 1 शो हो रहा है क्या मेन स्केल पर? नहीं। जब दोनों जॉस को मिला रहे हैं तो मेन स्केल पर 1 नहीं शो हो रहा है। क्या शो हो रहा है? 0 शो हो रहा है। करेक्ट? तो एन की वैल्यू इस केस में कितनी हो जाएगी? 0। एम आई करेक्ट? करेक्ट सर। हाँ। अब यहाँ बताओ, जब दोनों जॉस को मिला दिया, देखो ये वर्ड बार बार बोल रहा हूं मैं, दोनों जॉस को मिला, जब दोनों जॉस को मिला दिया तो अब बताओ कि बेस लाइन, मेन स्केल की बेस लाइन से कौन सा नंबर मैच कर रहा है? देखो ये 0 हो गया, ये वाला 1 हो गया, ये वाला 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। आई बात समझ में? एक्चुअली बताया ये 7 है, इन्होंने गड़बड़ बनाया है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 मार्किंग कर दी है गड़बड़ से। ठीक है, तो ये वाला 7 है एक्चुअल में। आप 8 लेना चाहो ले सकते हो, मैंने बोला ना ह्यूमन एरर, कोई इशू नहीं। आपको ये लैब में करने में इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कोई मत। तो हम ले लेते हैं x7 ले लेते हैं। ओह, हम ले लेते हैं यहाँ पे x की वैल्यू कितनी? 7। ये कब है x? जब दोनों जॉज मैच किए जा रहे हैं तब है x। करेक्ट? करेक्ट सर। हाँ। और LC बात कर लेते हैं, LC की बात कर लेते हैं। LC आपको पता है फॉर्मूला क्या है LC का? जल्दी बताओ स्क्रू गेज के लिए। सर VST ये तो है ही नहीं है, वर्नियर स्केल तो है ही नहीं यहाँ पे। MSR upon X. MSR रीडिंग सर MSD अपॉन n। MSD अपॉन n होगा ना। मेन स्केल रीडिंग कहाँ से? MSD का दूसरा नाम बताओ। MSR। MSR क्यों होगा? MSR होता है मेन स्केल। सर पिच अपॉन n। हाँ, MSR नहीं होगा बेटा। MSR तब होगा जब आप कोई ऑब्जेक्ट को रखोगे बीच में और यहाँ पे देखोगे रीडिंग कौन सी आ रही है, वो MSR है। यहाँ पे लीस्ट काउंट के फॉर्मूले में MSR नहीं आ रहा है। लीस्ट काउंट के फॉर्मूले में आता है MSD, यानी कि मेन स्केल की दो मार्किंग्स के बीच की डिस्टेंस, MSD मेन स्केल डिवीजन। और इसी का दूसरा नाम क्या होता है? पिच। आई बात समझ में? Yes, sir. तो हमारा जो Sir, here we should take n value in main scale or in that C circular scale. which n, small n or capital N? Capital N, sir. Capital N. Capital N is when you are matching these two jaws. Then when you are matching these two jaws, then which number is being showed, being represented on the main scale? Is it 0 or 1 or what? 0, sir. 0. So this number is capital N. Like this, in case of vernier calipers, we should take the reading shown on the vernier scale. Yes, exactly. तो in the vernier scale it was like that कि what अभी तो बताया मैंने n का, अभी तो आज ही तो पढ़ाया है, अभी शुरू में यही तो पूछ रहा था मैं. I was asking you guys exact the same thing today in today's revision assessment. See the diagram what I was showing you guys. See, this was not the diagram I guess. अच्छा नहीं, आप लोग को नहीं बताया था. नहीं, अच्छा sorry, that was in different. हाँ, here see. In this case, when these two jaws are matching, which number is just beside, just left to the 0 of vernier scale? Which 0. number? 0. On the main scale, it is 0. So capital N will be 0. But in this diagram,
in this diagram, this is also a case of positive zero error, and this was also a case of positive. But in this case, which number is just beside on the main scale? Which number is just left to the zero of vernier scale? 1. So the capital N will be 1. And the same pattern, on the same pattern we are doing. अच्छा, यहाँ पे बताओ which number, अब यहाँ पे different type से देखना है. Which number on the vernier scale? Which number on the vernier scale? ठीक है, which number on the vernier scale? हाँ, चलो. In case of negative error. Next class. अब next उसमें मैं खुद पूछूंगा आपसे. Sir, in case of negative error, we should take the reading on the vernier scale. हाँ, exactly. But in most cases your capital N will be 0. ठीक है? In most cases your capital N will be 0 and you don't have to worry about that. Now come in here. So X में कहाँ था? ठीक है. LC pitch upon N. How much is the pitch in here? What is the pitch in here? पिच हम क्या ले लें? 1 मिनट रुको, कौन सा वाला ले लें हम? इसमें कितने डिवीजन? 0.5. ना, आई एम गोइंग टू टेक दिस डिवाइस. व्हाट इज द पिच ऑन दिस डिवाइस? 0.5. 0.5 mm. ठीक है. पिच. प्रीवियस डिवाइस कैलकुलेशन लिख देता हूं मैं. प्रीवियस डिवाइस कैलकुलेशंस, ऑब्जर्वेशंस. ठीक है, इस वाले डिवाइस का नहीं ले रहे हैं हम. ठीक है. So that was 0.5 mm. And how much is, what is the small n? Number of divisions. Number of divisions. Where? Circular scale. Circular scale. In this division, in this circular scale, how much divisions are there total? 50. 50. So I'm going to take it as 50. Correct. Now on solving it, it will become 0.01 mm. Am I correct? 0.01 mm. Okay, yes, very good, fine. So n is 0 in this case, as you can see, only 0. यहाँ पे सिर्फ 0 दिख रहा है, तो कैपिटल N 0 हो गया. X कितना x लिया हमने? 7 ले लिया. ठीक है. 8 भी ले सकते हैं, लेकिन ये डायग्राम थोड़ा सा गड़बड़ बना है, इसलिए यहाँ पर हमने ये लिया. शायद ये वाला डायग्राम सही बनाओ, देखते हैं. उसी को जूम इन करके बनाया इन्होंने. तो ये 5 हो गया, 6, 7, 8, 9, 10. यहाँ पे भी डायग्राम थोड़ा गड़बड़ है. हम लेंगे वो 7. ठीक है. ये डायग्राम थोड़ा गड़बड़ है. क्यों लेंगे 7 अभी आगे बताते हैं. इनटू LC. ये मेरा देखने का तरीका है. मुझे 7 दिख रहा है, मैंने 7 लिया. ये मान के चलना पड़ेगा आपको. तो LC अभी आपने कितना निकाला? अभी भी LC कितना निकाला है? 0.07. 0.01 और यूनिट millimeter. So that will become how much? 0.07 millimeter. चलो, अब एक वायर डाल दिया मैंने, या एक छोटा सा सिलेंड्रिकल स्टील रॉड डाल दिया, कह सकते हो. अब यहाँ पे MSR बताओ. How much is the MSR? 8, 0.4. 0.3 7. What is 0.3? Which unit? millimeter. No, 0.3 millimeter क्यों होगा? सर mm में लिखा है वहां पे. हाँ, अच्छा, एक काम करते हैं, हम इस डिवाइस का नहीं लेते हैं. ये डिवाइस का नहीं ना काम कर रहे थे हम. इस डिवाइस का नहीं लेते हैं, इस वाले डिवाइस का लेते हैं. इसी वाले डिवाइस का लेते हैं. ठीक है. कितना रीडिंग हो जाएगी ये? 3 और 3.4. ये रीडिंग कितनी हो जाएगी? 3.5. हाँ, 3.5 वेरी गुड. 3.5. ये 1 mm हो गया, 1.5 हो गया, 2 हो गया, 2.5 हो गया, 3 हो गया, 3.5 हो गया. ठीक है. तो अब हम क्या कर रहे हैं, जानबूझ करके हम पीछे वाली रीडिंग इसलिए बोल दिया क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट मामला चल रहा है, तो मैं उसको नहीं लेना चाह रहा हूँ. तो MSR आपने ले लिया था 3.5 mm. दोबारा से वही कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, लेकिन करेंगे हम. अब बताओ कौन सा कोइंसाइड कर रहा है आप यहाँ पे? कौन सा कोइंसाइड कर रहा है? 46, 47, 48 कौन सा कोइंसाइड कर रहा है? 49. चलो 49 ले लेंगे. तो इस कोइंसाइडिंग नंबर बोल लो, चाहे आप CSR बोल लो, CSR सर्कुलर स्केल रीडिंग बोल लो, चाहे आप कोइंसाइडिंग नंबर बोल लो. 49 हो गया. करेक्ट. बात समझ में आ रही सारे स्टूडेंट्स को कि कोई डाउट चल रहा है किसी में? No, sir. No, sir. किसी को कुछ पूछना तो आई एम स्टॉपिंग इन हियर. No sir. चलो, Sir.
चलो अब ये और एलसी पता है, चलो जल्दी से बता दो आप मुझे, ये बता दो क्या नाम है उसका, ऑब्जर्व रीडिंग। चलो ऑब्जर्व रीडिंग बताओ क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला पहले बताओ। MSR plus CSR into least count. वेरी गुड, एमएसआर प्लस सीएसआर इनटू लीस्ट काउंट। एमएसआर कितना है? 3.5 यूनिट के साथ बोला है ना, मिलीमीटर प्लस सीएसआर कितना है? 49 49. 0.01 मिलीमीटर 0.01 मिलीमीटर। ये सॉल्व वॉल्व करके कितना हो जाएगा? 3.99 मिलीमीटर, करेक्ट? मिलीमीटर। हाँ, अब एक्चुअल रीडिंग बताओ, एक्चुअल रीडिंग का फॉर्मूला बताओ। ओरिजिनल रीडिंग माइनस ओरिजिनल रीडिंग नहीं, ऑब्जर्व रीडिंग है नाम इसका। अभी अभी आपने ऑब्जर्व रीडिंग निकाली, दैट इज 3.99 मिलीमीटर। और अभी अभी आपने एरर निकाला, एरर कितना निकाला था आपने? 0.07 mm। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा भाई? 3.992 mm। 3.92 mm। इनका भी वही मामला चल रहा है, लेकिन इन्होंने जो मेजरमेंट लिया है ना बेटा, इन्होंने मेजरमेंट लिया है इस वाले डिवाइस के बेसिस पर, और हमने जो मेजरमेंट लिया था वो पीछे वाले डिवाइस के बेसिस पर लिया। तो इनका भी वही मेजरमेंट चल रहा है। इनका लिस्ट काउंट और हमारा लिस्ट काउंट भी सेम ही आया ना। इनका लिस्ट काउंट में 1/100 आया था और हमारे लिस्ट काउंट में 0.5 था ना। 0.05 कैसे चल रहा था हमारा? ये क्या आया था? 0.5 mm का चल रहा था, अपॉन 50 आया था। तो इनका अलग डिवाइस के बेसिस पर काउंट किया गया है, हमारा अलग डिवाइस के बेसिस पर काउंट किया गया है। अच्छा, इन्होंने जब एरर निकाला था तो x की वैल्यू कितनी ली थी? 7 ली थी। दिख रहे हो ना, x की वैल्यू क्या ली है इन्होंने? 7 ली है। और वही चीज मैंने, हाँ यहाँ पे भी मैंने भी वही चीज की है, x की वैल्यू क्या ली है? 7 ली है। जब मैं फॉर्मूला लिख रहा था एरर इज इक्वल्स टू n प्लस x इंटू LC, तो x की वैल्यू 7 ली थी मैंने, क्योंकि लग तो रहा था 8 लेकिन गड़बड़ डायग्राम है तो हमने इसको 7 ले लिया। तो एग्जैक्ट उन लोगों ने भी वही 7 लिया, इस वजह से मैंने जानबूझ के 7 लिया। ताकि इनका जो मामला चल रहा है वो इस वाले डिवाइस पे चल रहा है और हमारा मामला जो चल रहा है वो प्रीवियस डिवाइस पे है, बेस्ड ऑन प्रीवियस डिवाइस। तो कोई इशू नहीं है, अगर आप इस वाले डिवाइस को भी मान के चलोगे तो भी आएगा। इस वाले डिवाइस में इन्होंने क्या किया था? लीस्ट काउंट लिया था 0.01 mm, लेकिन मैं वो चाह नहीं रहा था करवाना, मैं चाह रहा था आप खुद कैलकुलेट करो, डायरेक्ट नहीं देना चाहता। तो इस वजह से इनका अलग आया कैलकुलेशन और हमारा अलग आया कैलकुलेशन। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? जीरो को उस वाले जीरो से आगे हो। Time's up, Ekampreet. Okay, Ekampreet, I'm just leaving the class. Just let me wrap up the class. चलो, आज की क्लास में हमने क्या समराइज किया, जल्दी जल्दी बताएंगे आप कि हमने क्या देखा है। हमने देखा है लीस्ट काउंट, किस चीज का? स्क्रू गेज का। फॉर्मूला क्या है? MSD by N। MSD by N। MSD का दूसरा क्या नाम है? पिच by N। उसके बाद हमने देखा, और फॉर्मूला तो ऐसे पता ही है आपको, एरर के लिए फॉर्मूला क्या है? N प्लस एक्स इंटू least count. हाँ, वेरी गुड। उसके बाद एक्चुअल रीडिंग का फॉर्मूला क्या है? Observed reading minus error. अच्छा, ऑब्जर्व रीडिंग का फॉर्मूला क्या है? MSR into CSR into LC। अच्छा, और क्या पूछना था मुझे? और तो कुछ मुझे याद नहीं आ रहा। और कुछ आप लोग को पता बता दीजिएगा भाई, मुझे और कुछ याद नहीं आ रहा अभी, क्या पूछ लूं मैं। सिंगेज एनसीईआरटी क्लास नोट JPY के मॉड्यूल से मैंने आपको पढ़ाया है कि कुछ होमवर्क के क्वेश्चन है आपको करने होंगे। और एक मिनट देख लूं जरा, हाँ ठीक है। और ये नेक्स्ट डे हम पढ़ाएंगे JPYQ के कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास वैसे मेरी नहीं होगी, मतलब फिजिक्स की क्लास होगी, लेकिन मैं नहीं लूंगा, कोई सब्स्टिट्यूट टीचर लेंगे। ओके बाय सर। Okay, sir. हाँ।